डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आज हमने टॉपिक करना है। पहले आप देखें डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव आपके पास होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है, और अगर इतना डायरेक्शनल डेरिवेटिव को देखा जाए तो ये हमारे पास होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इन गिवन डायरेक्शन। अगर किसी डायरेक्शन में आ जाए तो हम उसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेक्टर्स की, क्योंकि हमारे पास वेक्टर केस में डायरेक्शन यूज़ होती है, वेक्टर केस की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, तो हम अपने डायरेक्शन डेरिवेटिव में वेक्टर्स की बात करेंगे। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बताया था वहाँ पर कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, वो तो एक्स में चेंज आता है। अगर वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो वाई में चेंज आता है, और एक्स होता है एज अ कांस्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्यों ज़रूरत पेश आई। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स में देखिए यहाँ पर एक्स के अलॉन्ग चेंज आता है, वाई कांस्टेंट रहता है। एक्स के अलॉन्ग चेंज आएगा और वाई कांस्टेंट रहेगा, और जब वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वाई में चेंज आएगा और एक्स कांस्टेंट रहेगा। मीन्स कि या तो हम एक्स एक्सिस में मूव करें या वाई एक्सिस में मूव करें, लेकिन अगर हम किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, या अदर दैन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं कि डायरेक्शन डेरिवेटिव के किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे उसको हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं अदर दैन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट आएंगे, दोनों एक्सिस में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ता जा रहा है तो आपके पास एक्स कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, इधर से वाई कंपोनेंट में भी चेंज आ रहा है, दोनों एक्सिस में चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी। अगर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास चेंज आ रहा है दोनों एक्सिस में, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखें यहाँ से। ये हम कहते हैं डी यहाँ पे शो करता है डायरेक्शन को, और एफ फंक्शन, जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो फंक्शन है। एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट है जिन पॉइंट्स के ऊपर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट्स कह सकते हैं। और यू एज अ यहाँ पे वेक्टर शो कर रहा है कि किस वेक्टर के अलॉन्ग आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पर ये वेक्टर यू है ना, यू वेक्टर का ले रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये वेक्टर यू है, यहाँ पर इसका मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ अलोंग एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, अलोंग द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि डायरेक्शन डेरिवेटिव में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चेंज आता है, तो हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है डायरेक्शन डेरिवेटिव्स की, कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में भी चेंज आएगा और यहाँ पर वाई एक्सिस में भी चेंज आएगा। तो उसके बाद ये सेम प्रीवियस डेफिनेशन है। यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे, यहाँ एक्स में चेंज आता है वाई कांस्टेंट था, यहाँ वाई में चेंज आया था एक्स कांस्टेंट था। लेकिन हमने कहा कि हम अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए हम डायरेक्शन डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और डायरेक्शन डेरिवेटिव में जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं, टाइम बदलता जा रहा है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चेंज आ रहा है, तो इसी को हमने अपनी डायरेक्शन डेरिवेटिव में लिखा कि उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चेंज आता है। और इसको हम पढ़ते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। ये तो आपके पास डेफिनेशन होगी डायरेक्शन डेरिवेटिव की सिंपल। अब यहाँ पर एक थ्योरम यूज़ किया हुआ है कि इफ़ एफ एक्स वाई इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द पॉइंट एक्स नॉट ऑन वाई नॉट, देन डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट एक्स नॉट ऑन वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। यहाँ पर इक्वल होता है ये ग्रेडियंट, फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट किया हुआ है एट द पॉइंट एक्स एंड वाई नॉट को, और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है यू वेक्टर की यूनिट वेक्टर के साथ। मीन्स के यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन है, हम पार्शल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल फंक्शन लिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, आपके पास फंक्शन गिवन फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, अगर वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन एट द पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपके पास डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका है कि आपने उसका ग्रेडियंट मालूम करना है उसी पॉइंट्स के ऊपर, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर्स के साथ। यूनिट मैंने आपको शुरू में बताया कि हम यहाँ पे वेक्टर्स डिस्कस करेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव में, क्योंकि वेक्टर्स की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपने उस केस में जस्ट उनके ग्रेडियंट फाइंड आउट करने हैं एट द गिवन पॉइंट, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर्स के साथ।
डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे आपको पता चलेगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? आपने उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी हैं एट द गिवन पॉइंट पर, पॉइंट आपको दिया जाएगा, फंक्शन भी आपको दिया जाएगा। आपने पहले चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए आपने उस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, और अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद आपने देखना है कि क्या वो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस भी हैं इट मीन्स कि वो फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपने इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव इस तरीके से लेना है कि उनके ग्रेडियंट फाइंड आउट करने हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर से। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपने यही वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है डायरेक्शन डेरिवेटिव की। डायरेक्शन डेरिवेटिव इसी डेफिनेशन के ज़रिए कैलकुलेट करना है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो आपने इस मेथड से कैलकुलेट करने हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपने ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है। उसके बाद ये डायरेक्शन डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा निकलता है। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यहाँ पर u जो है वो यूनिट वेक्टर है, u कैप यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 होती है। ये 1 हो गया, बाकी ये ग्रेडियंट बचा और यहाँ पे कॉस थीटा बचा, ग्रेडियंट बचा और यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा की डोमेन आपको पता है कि ये रेंज आपको इसकी पता है कि -1 से 1 के दरमियान में रहती है कॉस थीटा की रेंज। तो हमने आगे यही लिखी है कि कॉस थीटा की रेंज होगी वो -1 से 1 के दरमियान में रहती है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए था ग्रेडियंट चाहिए था, यहाँ पे कॉस थीटा के साथ ग्रेडियंट चाहिए था। हमने इसके कॉस थीटा के दोनों साइडों पे ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों तरफ। जो चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो तीनों तरफ करते हैं, तीनों तरफ हमने ग्रेडियंट मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास ग्रेडियंट डाला, वैसे ही आ गया, ये ग्रेडियंट आ गया और कॉस थीटा आ गया जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पे भी ग्रेडियंट आ गया, यहाँ तक आ गया सिंप्लीफाई। अब उसके बाद ये माइनस इसके साथ वैसे ही है, और यहाँ पे पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है। यहाँ तक अगर आपको समझ लगी है तो अब देखें ये वाली जो चीज़ है आपके पास एट द गिवन पॉइंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन, ये वाले जो है ना आपके पास ये मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव है, और ये जो मिनिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। डिक्रीजिंग डायरेक्शन डेरिवेटिव है और ये इंक्रीजिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी आपके पास, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, या ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब आएगी, जब आपके पास यहाँ ये 1 होगा, और 1 कब होगा आपके पास, जब कॉस थीटा 0 होगा। 1 कब होगा आपके पास, जब कॉस थीटा इक्वल टू 0, जब कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 होगी आपके पास, तो तब आपके पास ये 1 आएगा। इट मीन्स के थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 1 आएगा। यहाँ से आपने देखना है कि ये मैक्सिमम ये वैल्यू पॉजिटिव है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट 1 कैसे आया आपके पास, जब ये कॉस थीटा 1 था, और ये 1 कैसे आएगा जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 होगी। कॉस में थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 1 आएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पर ये नेगेटिव कोफिशिएंट है, ये नेगेटिव कोफिशिएंट कब आएगा, जब आपके पास यहाँ -1 होगा, और -1 कब होगा, जब कॉस में आपके पास थीटा की वैल्यू पाई होगी, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये आपके पास था ग्रेडियंट वेक्टर, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर जो आपको गिवन दिया होगा, ये ग्रेडियंट वेक्टर जो आपने खुद फाइंड आउट किया। इन दोनों के दरमियान में एंगल है थीटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास डायरेक्शन डेरिवेटिव्स हैं, और यहाँ पे डिक्रीजिंग है ग्रेडियंट, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। इसी तरह ये लिखा हुआ है इन जर्नल, आपको बताया गया कि ये आपने ग्रेडियंट खुद फाइंड आउट किया। ये एक वेक्टर आएगा ग्रेडियंट, क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है, एफ फंक्शन वेक्टर्स है, उसका ग्रेडियंट भी वेक्टर निकलेगा। और ये यूनिट वेक्टर जो आपको गिवन दिया होगा, इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा है। अब अगर यहाँ पर बताए, ये जो है ग्रेडियंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, अगर ये एक ही डायरेक्शन में आ जाए, एक ही डायरेक्शन में कब आएंगे, जब आपके पास कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 मीन्स कि ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब 1 होगा। 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास वेक्टर और ग्रेडियंट वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर ये थीटा जो है ना एंगल 0 हो गया।
एंगल ज़ीरो होने की वजह से आपके पास वेक्टर यू और ग्रेडियंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं। और यहाँ पर आपको बताया कि नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा जब -1 होगा, -1 कब होगा जब आपके पास cos थीटा में थीटा जो होगा वो पाई होगा। इट मीन्स के यहाँ पर आपके पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ग्रेडियंट वेक्टर है और आपके पास जो वेक्टर होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे डायरेक्शन थीटा की ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन की वजह से बताया ना। अगर ये इस तरफ है तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ होगी और नेगेटिव पाई पर होगा, तो यहाँ पर यहाँ तक एंगल आपके पास पाई कहलाएगा। इसके बाद अगर ग्रेडियंट वेक्टर एंड व्यू वेक्टर अगर ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो वहाँ पर आपके पास थीटा जो होगा वो π/2 होगा। यहाँ पे थीटा ज़ीरो था क्योंकि ये यूनिट वेक्टर और ग्रेडियंट वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो आपके पास थीटा ज़ीरो था इस केस में। क्योंकि इस केस में थीटा ज़ीरो होगा तो आंसर यहाँ पर 1 आएगा इंक्रीजिंग वाले केस में, और यहाँ डिक्रीजिंग वाले केस में था थीटा पाई था। इट मीन्स के नेगेटिव साइन है, इट मीन्स के आपके पास जो ग्रेडियंट वेक्टर है और जो वेक्टर है यू वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। और अगर आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर एंड यूर वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए, तो इट मीन्स कि आपके पास जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 है। अब ये आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे कि f+g है, इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते थे तो ये df/dx आ जाता था, f का डेरिवेटिव लेते थे, फिर प्लस dg/dx आ जाता था। इसी तरह हमने ग्रेडियंट में पढ़ा हुआ है, दो फंक्शंस हैं f और g, जब उन दोनों फंक्शन का सम किया उस पर ग्रेडियंट अप्लाई किया तो del f प्लस del g हो गया। इसी तरह डिफरेंस है दो फंक्शंस का, उनके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया del f माइनस del g हो गया। अब ये फंक्शन f है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ग्रेडियंट लिया तो कांस्टेंट बाहर आ गया, del f आ गया। सेम ऐसे ही ये है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, उनके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया तो वो प्रोडक्ट रूल लग गया। सेम ऐसे ये क्वोशंट रूल लगा है, ग्रेडियंट रूल वही है, पर वहाँ पे आप डेरिवेटिव लगाते थे, यहाँ पे आपने ग्रेडियंट लगाना है। सेम सारा वही प्रोसीजर है। अब यहाँ पर आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया। ग्रेडियंट f कोई फंक्शन है, उसके ग्रेडियंट को हम डिनोट करेंगे इससे, ये वाले साइन को, इस साइन को हम पढ़ते हैं नेबुला। अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो इस साइन को हम आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि इस साइन को हम नेबुला से डिनोट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f, इसको हम डिनोट करेंगे नेबुला ऑफ f से। और ग्रेडियंट क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x आपने कैलकुलेट करना है, उसकी डायरेक्शन i होगी, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और उनकी डायरेक्शन j होगी। और इनको हम वेक्टर केस में ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स के एफ एक्स लिख सकते हैं, एंड पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई एफ वाई, और इन केस ऑफ वेक्टर हम ब्रैकेट्स डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और ये पॉइंट एक गिवन दिया हुआ है 2 और 1। आपने पहले इनके डायरेक्शन डेरिवेटिव्स ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, पहले इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको पीछे बताया है, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई। वही किया, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट किया, जब एक्स के रिस्पेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वहाँ पर वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का -1 आ जाएगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का, वाई का 1 आ गया। अब हमने पीछे अपनी ग्रेडियंट की डेफिनेशन के मुताबिक पार्शियल एक्स एफ ओवर पार्शियल एक्स लिखा, आई इसकी डायरेक्शन, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लिखा है, इसकी डायरेक्शन जे। वैल्यूज़ पुट की हैं, आई और जे वैसे ही आ गया, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया एट द पॉइंट 2 और 1। अगर यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ भी होती तो हमने x की यहाँ पे 2 एंड y की यहाँ पे 1 पुट करना था, लेकिन वो हमें पहले ही ख़त्म हो गई x और y की वैल्यू। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट निकल आया फंक्शन का एट द पॉइंट 2 और 1। यहाँ तक तो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट है लेवल कर्व फाइंड आउट करने हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट कर लें, या मैंने वैसे ही आप लोगों को लेवल कर्व्स बता दिए हैं। लेवल कर्व की इक्वेशन क्या थी आपके पास, के फंक्शन था f(x, y) इक्वल टू कॉन्स्टेंट c के इक्वल रखते थे। लेवल कर्व की डेफिनेशन है ये। अब गिवन फंक्शन हमारे पास यहाँ y माइनस एक्स है, इसको हमने कांस्टेंट c के इक्वल रखना है, और फिर c को वैल्यूज़ देनी है 0 1 2 3। हमारे पास इक्वेशंस आती जाएंगी, उन इक्वेशंस को हमने प्लॉट कर देना है। ये हमारे पास होगी लेवल कर्व की इक्वेशन। पहले हमने c को वैल्यू दी है 0, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है।
ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। यहाँ पे x को वैल्यू दे 0 तो y का आंसर 0 आ जाएगा, तो ऑर्डर पे 0,0 बन गया। x को वैल्यू दे 1 तो y का आंसर 1 आ गया। x को वैल्यू दे 2 y का आंसर 2 आ गया। फिर आप x को नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। x को वैल्यू -1 दी तो y का आंसर -1, x को वैल्यू -2 दी तो y का आंसर -2। यहाँ पे फिर इनको प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बन जाएंगी। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे c को वैल्यू दी है 1 तो y - x = 1 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू दी 1 + x होगी। फिर y को वैल्यू x को वैल्यूज़ आप देंगे, यहाँ पे x को वैल्यू 0 दी, y के आंसर 1 आ गया। फिर x को वैल्यू आपने 1 दी है, y का आंसर 2 आ गया। x को वैल्यू आपने 2 दी है, y का आंसर 3 आ गया। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, 0 0 भी दे सकते हैं। इसको भी आपने प्लॉट कर दिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे c को वैल्यू फिर 2 दी है, उसके लिए इक्वेशन कैलकुलेट की और उसको प्लॉट किया। ये सारी स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस बनेगी जो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी है। ये c = 0 के लिए प्लॉट की है स्ट्रेट लाइन, ये c = 1 के लिए, c = 2 एंड c = 3 अप टू सन प्लॉट करते जाएँ। उसके बाद अब उसने मेंशन यहाँ पे हमें किया हुआ था क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि आपने ये लेवल कर्व्स फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर इन लेवल कर्व में से आपने वो वाली कर्व लेनी है जो कि 2 और 1 पॉइंट से पास हो रही हो। वो लेवल कर्व लेनी है, इन सब में से वो वाली कर्व लेनी है जो कि पॉइंट 2 और 1 से पास हो रही हो। तो यहाँ पे 2 और 1 से कौन सी कर्व पास हो रही है, पॉइंट कौन सा है, x2 पॉइंट कौन सा यहाँ पे x2 है एंड y1 है। तो x2 और 1 ये वाला पॉइंट बन गया। इट मीन्स कि हमने अपनी ये वाली लेवल कर्व लेनी है जब c = -1 है, क्योंकि गिवन पॉइंट 2 1 है ना, x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट हमारे पास ये वाली कर्व बनती है जो कि c = -1 वाली कर्व बनती है जो कि इस पॉइंट 2 1 से पास हो रही है। तो हमने अपनी ये वाली कर्व लेनी है। उससे क्वेश्चन में गिवन दिया होता है कि वो वाली आपने लेवल कर्व लेनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। हमने पहले सारी लेवल कर्व्स बना ली, उसके बाद हमने देखा कि कौन सी कर्व हमारे पास इस पॉइंट से पास हो रही है। जो भी कर्व इस पॉइंट से पास हो रही होगी वो वाली कर्व हमने ले ली। ये वाली कर्व पास हो रही थी तो ये वाली कर्व ले ली यहाँ से। नेक्स्ट ये वाली कर्व मैंने बना दी है, ब्लू लाइन को देखें, ये ब्लू वाली, इसको मैंने बना दिया, ड्रा कर दिया लेवल कर्व। c = -1 से ले ली क्योंकि ये 2 और 1 से पास हो रही थी। उसके बाद उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि आपने क्वेश्चन में था कि आपने लेवल कर्व और ग्रेडियंट इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है जो कि इस पॉइंट 2 1 से पास हो रही थी। लेवल कर्व का तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया जो कि इस पॉइंट 2 1 से पास हो रही थी। वो तो मैंने ये ब्लू लाइन जो है ना कर्व c = -1 ये ड्रा कर दिया जो कि लाइन 2 1 से पास हो रहा था। उसके बाद ग्रेडियंट भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है एट द पॉइंट 2 1 जो कि -1 और 1 बना है पॉइंट। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि आपने जो लेवल कर्व बनाई है ये इस पॉइंट के ऊपर 2 और 1 के ऊपर लेवल कर्व जो आपने बनाई है जो कि इस पॉइंट 2 और 1 से पास हो रही है। ग्रेडियंट जो आपके पास होगा वो इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा या इस पॉइंट के नॉर्मल होगा। ग्रेडियंट जो भी आप कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, गिवन पॉइंट जो आपको दिया होगा जिस पर आप लेवल कर्व फाइंड आउट करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर आपने ग्रेडियंट भी ड्रा करना है। तो ग्रेडियंट हमेशा उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेडियंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस y = x। ये y = x का ग्राफ है। जब आप इस इक्वेशन में y - x को कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं तो ये आपके पास एक सरफेस बन जाती है। इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली कर्व जो है ये एक सरफेस बन गई है और ग्रेडियंट हमेशा इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमने ग्रेडियंट का ग्राफ बनाना तो इस पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हमारे पास बन गया ग्रेडियंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बार बार बता रही हूँ, ग्रेडियंट वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। ये सरफेस बन गई है अब हमारे पास क्योंकि हमने y - x को इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी टेक f(x, y) इक्वल टू कांस्टेंट। लेवल कर्व में जब हम कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं और जब हम अपने फंक्शन को कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं तो वो एक सरफेस बन जाती है और इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर चीज़ होती है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये मैंने अपने ग्रेडियंट का और लेवल कर्व का दोनों का ग्राफ प्लॉट कर दिया।
अब नेक्स्ट देखें, फंक्शन गिवन दिया हुआ है, पॉइंट भी गिवन दिया हुआ है 1,1। पहले हमने इनके ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिया। ग्रेडियंट का वही फार्मूला कि पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करने एंड पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करने, वो कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पे एक्स और वाई भी था, तो एक्स और वाई की पॉइंट दिया हुआ है 1,1। एक्स यहाँ पे 1 और वाई की यहाँ पे 1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ग्रेडियंट ये आ गया आई प्लस जे एट द पॉइंट 1,1। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने एक्सरसाइज के भी एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इस क्वेश्चन में उसने अगेन वही बात दी हुई है कि आपने लेवल कर्व और ग्रेडियंट दोनों के ग्राफ प्लॉट करने एट द पॉइंट 1,1। तो इसलिए पहले हमने लेवल कर्व फाइंड आउट किए। लेवल कर्व फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका कि आपने गिवन फंक्शन को इक्वल पुट करना है कांस्टेंट के। ये कांस्टेंट के इक्वल पुट किया। अब ये ई की पावर में ले लिया, नेचुरल लॉग था तो ये ई की पावर में नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर में कांस्टेंट। ये नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गए। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर सी बन गया। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ई की पावर सी, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आपको सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वैल्यूज़ देते जाएंगे, आपके पास इक्वेशंस आती जाएंगी। कांस्टेंट को वैल्यू पहले हमने 0 दी है, सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका रेडियस 1 है। उसके बाद हमने सी को वैल्यू 2 दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर, सी को वैल्यू 1 दी है तो ए की पावर 1 आ गई। ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी जिसका रेडियस 2 है। फिर सी को वैल्यू 2 दी है, 3 दी है और 2 सो ऑन। हमारे पास सर्कल्स की इक्वेशन बनती जा रही है जिनके रेडियस 7.3 है, 20 रेडियस है, इसी तरह अप टू सो ऑन करते जाएं। अब हमने अपनी इन इक्वेशंस को प्लॉट किया। पहले हमने एक सर्कल का प्लॉट किया जिसका रेडियस 1 था, तो 1 के लिए प्लॉट किया पहले, फिर 2.7 के लिए, फिर 7.3 के लिए। ये पहले हमने 1 के लिए प्लॉट किया जिसका रेडियस 1 था। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इधर से 1 है, इधर से भी 1 है। ये सी इज इक्वल टू 0 पे था। फिर हमने दूसरा सर्कल प्लॉट किया जिसका रेडियस 2 था। देन फिर तीसरा सर्कल प्लॉट किया जिसका रेडियस 7 था, यहाँ पर जिसका रेडियस 7 था, फिर 20, फिर अप टू सो ऑन के लिए। फिर उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आपने वो वाली, ये हमारे पास सारे लेवल कर्व्स बनती जा रही हैं। ये सी इज इक्वल टू 3 के लिए आ जाएगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, अप टू सो ऑन बनते जाएंगे सारी लेवल कर्व्स। लेवल कर्व हमने बना ली। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वो वाली लेवल कर्व लेनी है जो कि इस पॉइंट के अंदर से पास हो रही हो, 1,1 के अंदर से पास हो रही हो, वो वाली लेवल कर्व आपने लेनी है। आपने फिर इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी लेवल कर्व है जो कि 1,1 पॉइंट्स के अंदर से पास हो रही है। तो हमारे पास ये वाली लेवल कर्व है, क्योंकि यहाँ भी एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू 1 है। इट मीन्स कि ये वाली लेवल कर्व है सी इज इक्वल टू 0 वाली, जो कि हमारे पॉइंट 1,1 से पास हो रही है। ये वाली लेवल कर्व को मैंने अलग ड्रा कर दिया। ये वाली लेवल कर्व थी जब सी इज इक्वल टू 0 था, और वो वाली लेवल कर्व एट द पॉइंट 1,1 से पास हो रही है। अब पीछे मैंने आपको बताया है कि उसने कहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने लेवल कर्व और ग्रेडियंट का ग्राफ प्लॉट करना है। तो लेवल कर्व का तो यहाँ तक मैंने इसको छोड़ दें, अभी लेवल कर्व का तो यहाँ तक प्लॉट कर लिया एट द पॉइंट 1,1। अब ग्रेडियंट का भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है एट द पॉइंट 1,1। और ग्रेडियंट का ग्राफ मैंने आपको बताया है कि इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वो ग्रेडियंट कहलाएगा। इस पॉइंट के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना और वो ग्रेडियंट होगा। ये आपके पास दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए हैं, ग्रेडियंट के भी और लेवल कर्व के भी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पॉइंट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1,1 की जगह पर 2,1 पॉइंट होता, तो आपने 2,1 पॉइंट देखना था कि वो कौन सी लेवल कर्व से पास हो रहा है, इसमें से हो रहा है या इसमें से हो रहा है या इसमें से हो रहा है। जिस भी लेवल कर्व में से वो 2,1 पॉइंट पास होना था वो आपने यहाँ लिखनी थी। और उसी 2,1 पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो 2,1 पॉइंट यहाँ कहीं होना था, तो उसी 2,1 पॉइंट के ऊपर फिर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था, और वो बनना था आपके पास ग्रेडियंट एट द पॉइंट 2,1। ग्रेडियंट जस्ट आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है टू द सरफेस या टू द लेवल कर्व। जो आपके पास लेवल कर्व होगी उस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो जस्ट एक ग्रेडियंट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब मैंने आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके बताए हुए हैं। फंक्शन गिवन दिया हुआ है 2x5 - 3y², एक पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन डेरिवेटिव्स हमेशा वेक्टर केस में आएंगे। वेक्टर दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिए हुए हैं।
पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्शन डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया कि वो ग्रेडियंट का और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमारे पास हमेशा डिफरेंशिएबल्स होंगे। डिफरेंशिएबल होंगे तो हम अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले मैंने देखा ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये डिफरेंशिएबल है तो मैंने कहा हम ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले के लिए मैंने पहले इसके ग्रेडियंट कैलकुलेट किए एट द पॉइंट 5,5 और जो वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने। ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया, ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, उनके बाद उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स लिए, डॉट प्रोडक्ट लेके सिंप्लीफाई किया तो आंसर -4 आया। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट 5,5 इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। अब इसी क्वेश्चन को आगे मैं लेके चलूँगी और इसके ज़रिए मैं एक टेंजेंट लाइन इक्वेशन की लाइन ड्रा करूँगी लेवल कर्व के ऊपर। अब ये वाला पॉइंट जो होता है आपके पास, जो पॉइंट गिवन होगा, इस पॉइंट को x0 और y0 का नेम दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, x0 और y0 है। ग्रेडियंट मैंने पीछे कैलकुलेट किया एट द पॉइंट 5,5 जो कि किसके इक्वल आया था, 10 और -20 के इक्वल आया। ग्रेडियंट यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं एट द पॉइंट 5,5 जो 10 और -20 के इक्वल आया। यही मैंने यहाँ पर लिखा है और ये वाला पॉइंट x0 एंड y0 है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व, यही इक्वेशन है। आपने पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट किए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x0 और y0 यही वाला पॉइंट। फिर उसको x माइनस x0 कर दिया, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट किए एट द पॉइंट x0 y0 एंड y माइनस y0। वही वाली आपके पास क्वेश्चंस हैं ये कि ये आपके पास एक लेवल कर्व फाइंड आउट करते थे। इस लेवल कर्व इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल कहा था कि लेवल कर्व है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट को नेम दे दिया x0 एंड y0 और ग्रेडियंट हमेशा जो था इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर था, ये वाला, ये हमारे पास था ग्रेडियंट। अब इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए, ये वाली लाइन की इक्वेशन बनाइए। आप इसी को यूज़ करके भी बना सकते हैं कि ये वाला जो ग्रेडियंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लें, ए और बी ले लें और ये x0 y0 है। इन दोनों के ज़रिए इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा करें। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, यहाँ से ax प्लस बी वाई इक्वल टू यहाँ से बनेगा ax0 प्लस by0। जस्ट क्या किया हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है एट दिस पॉइंट ग्रेडियंट की, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ए और बी लिए हैं। इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है ax प्लस बी वाई। ये इक्वेशन होती है लाइन की, इक्वेशन यही होती है ना, x प्लस वाई होता है। कोऑर्डिनेट्स ए और बी लिए तो ax प्लस बी वाई लिए। इसी तरह यहाँ पर ये वाली लाइन थी, इस लाइन की इक्वेशन लिखी है ax0 प्लस बी वाई0, ये वाली इक्वेशन लिखी है। इस यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है आपके पास ग्रेडियंट, ये आपने पहले कैलकुलेट कर लेने हैं। यहाँ से 10 और -20 है और x0 y0 तो आपके पास गिवन पॉइंट होगा। आप इस इक्वेशन के ज़रिए भी, इस फार्मूले के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकती हैं आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या पुट करनी है वैल्यूज़, ग्रेडियंट आपके पास किसके इक्वल आया है, 10 और -12 के। यहाँ पे x की जगह, a की जगह पे 10 पुट करें, 10x आ जाएगा, प्लस b की जगह पर -20 पुट करें, -20y इक्वल टू a की जगह पर फिर वही पुट करें 10 एंड b की जगह पे वही 20 पुट करें और x0 की यहाँ पे ये वाला पॉइंट पुट करें जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है एंड y0 की यहाँ पे 5 पुट करें। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। लेकिन अगर ये इक्वेशन आपको नहीं याद तो आप सिंपल ये वाली इक्वेशन भी कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x